राय जी, विनोद रस्तोगी जी और अरुण कुमार यादव जी को मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि 2 दिन का आप लोगों का सानिध्य मिला और कल कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहराई से चर्चा हुई। चूँकि समय पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और आने का जो शेड्यूल था वो भी एकदम टाइट था, तो मैं अपनी सीधे बात स्टार्ट करता हूँ। मेरा जो टॉपिक है, समकालीन भारतीय समाज में विवाह संस्था, बदलते प्रतिमान और चुनौतियाँ। विवाह संस्था को एक तरीके से सर्वकालिक संस्था कहा गया है। लगभग विवाह संस्था किसी न किसी रूप में विश्व के सभी समाजों में विद्यमान रही है और जैसा कि हम समाजशास्त्र की पुस्तकों में पढ़ते हैं तो हम विवाह के कई स्वरूप देखते हैं। अगर विशेष तौर पर भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें विवाह की अलग अलग पद्धतियां प्रचलित हैं। लेकिन विवाह संस्था में क्या बदलाव हुए हैं, क्या हम उन्हें चुनौती मान लें, या जो महिलाओं और पुरुष के बीच जो पारस्परिकता होनी चाहिए, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की गई। वास्तव में विवाह संस्था की आवश्यकता क्यों हुई? जब हम समाजशास्त्रियों के विचारों को पढ़ते हैं तो जो प्रारंभिक समाज है उसमें यौन साम्यवाद की स्थिति देखने को मिलती है। जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता की ओर बढ़ा, संस्कृति पनपती गई उसमें, और उसके जो विवाह के स्वरूप हैं उनमें भी बदलाव होता गया और आज विश्व के अधिकांश देशों में एक विवाह की पद्धति प्रचलित है। एक विवाह, क्रमिक एक विवाह, विलंब विवाह, और यहाँ तक कि हम उस स्थिति में पहुँच गए हैं कि आज की हमारी युवा पीढ़ी विवाह संस्था से विलग होती जा रही है या उसमें उनका उतना विश्वास नहीं रहा है। अब ये नकारात्मक है या सकारात्मक, ये वास्तव में विचारणीय पहलू है, क्योंकि जब हम पहलुओं को सामने रख के, प्रतिमानों को सामने रख के तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि विवाह संस्था में बड़े बदलाव हुए हैं और ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में नकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्या वास्तव में विलंब विवाह होना बुरी बात है? मुझे तो इसका सकारात्मक पहलू लगता है, क्योंकि एक कपल अगर 21 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में शादी करता है तो निश्चित रूप से जो उनकी प्रजनन दर है वो ज़्यादा होगी। अगर वही 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में विवाह करता है तो निश्चित रूप से जो उनसे बच्चे उत्पन्न होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। दूसरा, हम जो परिवार का जो एक तरीके से हमने महत्वपूर्ण आधारों में रखा हुआ है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता। पहले माता पिता विवाह इसलिए कर देते थे कि जिम्मेदारी को पूर्ण करना, लेकिन आज युवा पहले अपने आप को स्थापित कर लेता है, उसके बाद विवाह करते हैं। विवाह का दूसरा जो चैलेंज है, बोले वर्तमान भारतीय समाज में तलाक के मामले बड़े हैं। निश्चित रूप से अगर समाज की दृष्टि से देखा जाए तो तलाक होना या विवाह विच्छेद होना नकारात्मक प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन अगर महिला अधिकारों की दृष्टि से देखा जाए कि जहां पर जीवन साथी का चुनाव कर दिया जाता है और अगर वो ठीक से सामंजस्य नहीं बिठा पाते तो अलग हो जाने में बुराई क्या है? क्योंकि हमने देखा है जब विवाह के स्वरूप देखते हैं अपन तो बहुपति प्रथाएं भी देखने को मिली हैं, लेकिन वास्तव में जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो हम जनजातियों में जाके चर्चा करते हैं कि टोडा में है, खस में है, बाबर में है, फलाने में, ढिकाने में। लेकिन हम कभी मैंने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि समाज शास्त्र समकालीन समाज का सामान्य अध्ययन है। हम विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से कुछ बातों को कहना चाहते हैं। इवांस प्रिचार्ड का नाम सुना है आप सभी ने, उन्होंने तो प्रेत विवाह का भी उदाहरण दिया है। खासी जनजाति या कोई अपने पूर्वोत्तर भारत की ट्राइब है, वहां पर लड़का अपनी सासू से विवाह कर लेता है, लेकिन उसके वास्तव में उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से किया जाता है? क्या वो संपत्ति के हस्तांतरण के लिए होता है? तो ये हम जब विवाह का अध्ययन करते हैं तो हम सारे इस विवाह की पद्धतियों को एक साथ परोस देते हैं।
वर्तमान में हमने कुछ और ऐसे ट्रेंड देखे हैं जिससे कहीं ना कहीं जो महिला और पुरुष के बीच संबंध हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं उस ताने बाने को ढीला किया है। आज से 10 साल पहले अगर लिविंग रिलेशनशिप की बात होती थी तो जो ज्यादा मूल्यों की, मैं एक शब्द इस्तेमाल करूं, पहरेदार, वो खिसक जाते थे, बोले लिविंग में रहते हैं। अब धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है, बोले कोई नहीं, आपसी सहमति से रह रहे हैं। यहां तक कि कोर्ट ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया, बोले अगर ऐसे कपल से कोई बच्चा होता है, मैं दंपति नहीं कहूंगा, तो उनको वही अधिकार होंगे। लेकिन निश्चित रूप से जो विवाह का मोटिव हम देखते हैं, विवाह तो कोर्ट में जाके भी किया जा सकता है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की उपस्थिति में विवाह इसलिए करते थे ताकि व्यक्ति अपने वादे से मुकरे नहीं, जीवन साथी से जो कमिटमेंट करे उसको माने। और अगर व्यक्ति को सबसे ज्यादा किसी ने सजग किया है तो धर्म ने, मार्क्स ने भले उसे अफीम कहा हो, लेकिन अगर हम आज कहीं ना कहीं सदमार्ग पे चलते हैं, नैतिकता का पालन करते हैं, तो मुझे लगता है धर्म की इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और धर्म की कितनी भूमिका है कि के.एम. कापाड़िया जी ने हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार कह दिया है। संस्कार शब्द तो अपने आप में परिमार्जन का सूचक है, जिसमें निखार आए, जिसमें सुधार आए, लेकिन वास्तव में अब जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो जो हमारे विवाह के जो कार्यक्रम हुआ करते थे, 3-3 दिन तक कार्यक्रम हुआ करते थे, मुझे सिर्फ एक उसमें कार्यक्रम आज दिखाई देता है, पैर पूजन। बाकी सप्तपदी, लाजा होम, अश्वारोहण या जो इस तरीके के वो रहते हैं, और वो 5 वचन या 7 वचन होते हैं, वो होता है और विवाह कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, और एक चीज आई, समलैंगिक विवाह। अच्छा, थोड़ा बर्निंग इश्यू लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसे विवाहों की संख्या विश्व के कुछ देशों में है। और वो कहते हैं ना कि जब आदमी का पेट भरता है तो फिर उसका व्यक्तित्व भरता है। स्वीडन में जाएंगे, नीदरलैंड में जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर इस प्रकार की पद्धतियां प्रचलित हैं। निश्चित रूप से इंडिया में भी कुछ ऐसे संगठन लेके आए हैं जिन्होंने समलैंगिक संबंधों को लेकर दावेदारी की है। वो उनकी पारस्परिक स्वच्छंदता हो सकती है, लेकिन ऐसी संस्थाएं कभी भी विवाह जैसी संस्था को चुनौती नहीं दे सकती। कहीं ना कहीं जो थर्ड जेंडर है उसका स्वीकार करना भी सोसाइटी में एक महत्वपूर्ण कारण बना है। तो क्या सिर्फ हिंदुओं में ही विवाह संस्था में बदलाव हो रहा है क्या? वास्तव में जो हिंदू विवाह है उसमें कहीं भी विवाह विच्छेद की प्रकृति नहीं हुआ करती थी। हिंदू धर्म में विवाह को जन्म जन्मांतरों का बंधन कहा गया है। 1955 में सबसे पहले जो हिंदू विवाह अधिनियम आया उसमें विवाह विच्छेद या तलाक का प्रोविजन किया गया। अगर विवाह विच्छेद इतना ही बुरा होता तो मुझे लगता है कोर्ट ने उसको और प्रतिबंधित कर दिया होता या जटिल बना दिया होता, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा कि उसका और उदारीकरण हुआ है। दंपति चाहे तो आपसी सहमति से भी तलाक ले सकता है। यानी कहीं ना कहीं वास्तव में है कि जब तक आप अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रह सकते हैं तो रहिए, नहीं तो आप जिसके साथ रह सकते हैं वहां पर आप रहिए। अभी एक और मुद्दा आया मुस्लिम समुदाय में, ट्रिपल तलाक। कई बार ऐसा होता है कि चीजें समय के सापेक्ष महत्वपूर्ण होती हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। आज से 50 साल पहले बाल विवाह समाज में सम्मान का कार्ड माना जाता था, लेकिन आज जो बाल विवाह की बात करेगा वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ माना जाएगा, बैकवर्ड माना जाएगा, गवर्नमेंट के संज्ञान में आ जाएगा तो पनिशमेंट भी दे दिया जाएगा। तो मुझे कई बार लगता है कि जो हम चुनौतियां देखते हैं वो समय और स्थान के सापेक्ष होती हैं। एक नव दंपति है, एक नवविवाहिता वधू गांव में आती है और वो सीधा अपना मुख खोल के सीधा गांव में जाए, सासू से हेलो हाय बात करे तो अपन कहेंगे बिल्कुल भी तमीज नहीं है। और वहीं वो कहीं मुंबई या कहीं दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पे घूंघट काट के बैठी हो तो अपन क्या कहेंगे, कितनी बैकवर्ड है। तो पहली बात तो हमें तय करना होगा कि हम किस प्रकार की सोशल फॉर्मेलिटी चाहते हैं और उसी आधार पर अपने नॉर्म्स बनाएं। वास्तव में नॉर्म्स बनाए नहीं जाते, ये हमारी जरूरतों के हिसाब से बनते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने इसको समाप्त करूंगा। मुझे आज यहाँ पेपर पढ़ने का मौका दिया गया।
बहुत बहुत धन्यवाद।